अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टॉपर्स कोचिंग एकेडमी के एक नए बैच के साथ आप सबको खुशआमदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली एक डेमो लेक्चर है। और ये हम डेमो लेक्चर आर्टिकल्स पे दे रहे हैं। आर्टिकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईटा में। हर साल हर कैडर, चाहे वो पीएचडी हो, सिटी हो या कोई भी कैडर हो, उसमें आर्टिकल से हमेशा 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली एक डेमो लेक्चर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पहली मरतबा हमारे साथ इनरोल किए हुए हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने पिछली बार हमारे साथ क्लासेस ली थी और इस बार दोबारा वो हमारे पास इनरोल करने आए हैं। तो उन सब के लिए हम एक डेमो लेक्चर दे रहे हैं, और इसके एंड में थोड़ी सी ओरिएंटेशन देंगे कि हम इस बार अपनी क्लासेस का शेड्यूल और प्लान किस तरह आगे लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिकल्स को कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन और द, इन तीन वर्ड्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल्स वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं। चूंकि ये इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नाउन की मीनिंग में, इसलिए ये एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो इसी तरह आर्टिकल्स भी किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। इस लेक्चर को थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे ताकि आपको भी लेक्चर पढ़ने में आसानी हो। शॉर्ट और कंसाइज और ब्रीफ वे में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स में एक ही आर्टिकल आता है और वो है द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जो चीज़ें अच्छी तरह से डिफाइन हो, अच्छी तरह से उनकी तारीफ की गई हो, अच्छी तरह से वो आपके लिए आप उसको जानते हो। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन। ये जनरली इस्तेमाल होते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये अच्छी तरह डिफाइन नहीं होते। इसको मैं आपको आपके लिए एक मिसाल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर चूंकि रमज़ान है और आप लोग फ्रूट्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस पड़े हैं और आप इनमें से कोई भी ऑरेंज खाना चाहते हैं, यानी इसमें आप कोई स्पेसिफिकली किसी एक खास ऑरेंज की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी ऑरेंज खाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आई वांट टू ईट एन ऑरेंज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं कि हम कोई भी ऑरेंज खाना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही। तो ये हम जनरल मीनिंग में लेंगे, तो इसके लिए या ए का इस्तेमाल होगा या एन का इस्तेमाल होगा। तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और ये जनरली जनरल मीनिंग में और जनरल अल्फाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर स्पेसिफिक की हम मिसाल लें, इन्हीं ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस की बात करते हैं, कि अगर मैं कहूँ कि मैं पहला ऑरेंज खाना चाहता हूँ, यानी जो पहली पोजीशन पे ऑरेंज पड़ा है, तो ये एक स्पेसिफिक हो गई। पहले हमने ए और एन की जो मिसाल ली थी कि हम जब जनरली किसी चीज़ की बात करते हैं तो ए और एन की मिसाल लेते हैं, ए और एन की इस्तेमाल करते हैं, और जब स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो द का इस्तेमाल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं पहले ऑरेंज खाना चाहता हूँ तो द का इस्तेमाल करूंगा। तो सेंटेंस में अगर इसका इस्तेमाल देखेंगे तो आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज विच इज एट द फर्स्ट पोजिशन। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑरेंज से पहले द का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ऑरेंज से पहले एन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्यों एन का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक खास ऑरेंज की बात कर रहे हैं जो कि पहली पोजीशन पर है। तो इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक किस चीज़ को कहते हैं और जनरल किस चीज़ को कहते हैं। तो बेसिकली इनकी दो कैटेगरीज हैं, और डेफिनेट और इनडेफिनेट। और इस पे भी एक एमसीक्यूज आया हुआ है पास पेपर में कि डेफिनेट आर्टिकल की कौन सी मिसाल है। दी, ए और एन, ये तीनों ऑप्शंस में थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था द। अच्छा, अब हम ए और एन की यूसेज को सीखते हैं कि कहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे
ए का इस्तेमाल होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूसेज सीखते हैं। बेसिकली टोटल हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। उसमें 5 लेटर्स वावल हैं, ए ई आई ओ यू, इनको वावल कहा जाता है। और इनसे पहले एन का इस्तेमाल होता है, यानी वो वर्ड्स जिसके शुरू में ए ई आई ओ यू इस्तेमाल होगा, तो वो उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ इन 5 लेटर्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स की तादाद हमारे पास 21 होती है। तो जो लेटर्स जो वर्ड्स इन कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होंगे उनसे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ मिसालें ले लेते हैं इनकी। इसके अलावा एक और बात भी हम ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ हम लेटर्स को नहीं देखेंगे बल्कि इनके साउंड्स को देखेंगे। अगर कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स हैं और उनसे पहले उनका जो साउंड है वो वावल आ रहा है, तो ही उनसे पहले एन का इस्तेमाल होगा। अगर वो वर्ड्स जो है वावल लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन वो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह कर रहे होते हैं, तो उनसे पहले एन का इस्तेमाल नहीं होगा। और इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके शुरू में कॉन्सोनेंट आता है लेकिन उनसे पहले उनका जो साउंड होता है वो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है। तो वो सॉरी वो हमारे पास एक वावल साउंड होता है। तो उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एन एनिमी। अब एनिमी जो है वो एक वावल साउंड दे रहा है, तो इससे पहले एन का इस्तेमाल हो रहा है। ऑरेंज, इससे पहले एन का इस्तेमाल हो रहा है। अम्ब्रेला, इससे पहले एन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन तीनों में आप देखेंगे कि ये तमाम जो है ई, ओ और यू से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 लेटर अम्ब्रेला, ऑरेंज और एनिमी, ये तीनों वावल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनसे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया हुआ है। और दूसरा ये साउंड भी वावल का साउंड ही दे रहे हैं, इसलिए पहले हमने एन लगाया हुआ है। अब कुछ स्पेशल मिसालें हैं, आप देखेंगे कि एन आवर। अब इसमें हम देखेंगे एन आवर। आप कहेंगे कि सर इसमें तो पहले जो पहला जो लेटर है वो एच है और एच एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इससे पहले एन का इस्तेमाल क्यों हुआ है? तो अगर आप इस लेटर को इस वर्ड को पढ़े एन आवर, आवर, आवर पे आप फोकस करें, तो इसमें एच साइलेंट है और आवर का जो साउंड है ये बेसिकली एक वावल साउंड दे रहा है। यानी एक अलिफ का साउंड दे रहा है। अलिफ पे आप पेश लगाएं, जेर लगाएं, जबर लगाएं, इस तरह की जो साउंड होंगी वो वावल साउंड होंगी। और उनसे पहले हम हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ये भी एक पास्ट पेपर में आया हुआ था और उसमें अक्सर लोगों ने ए लगा दिया था एन की जगह। हालांकि ये भी वॉवल साउंड दे रहे हैं। अगर लेटर को हम देखें तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, एच का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम साउंड को देखें एन ऑनेस्ट, तो इससे पहले एन का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक वॉवल साउंड दे रहा है। अलबत्ता इसके स्टार्ट में एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। इसी तरह ये भी पास्ट पेपर का एक एमसीक्यूज था कि ही इज एन एमए। इससे पहले एन का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि अगर आप पढ़े एम ए, तो ये एक वावल साउंड दे रहा है। ए से स्टार्ट हो रहा है, एम ए। ठीक है। अलबत्ता ये जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन अगर आप इनको मिला के पढ़े एम ए, तो ये एक के साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एन उन तमाम वर्ड से पहले इस्तेमाल होगा जो कि हमें वावल साउंड देंगे, और ए जो है उन तमाम लेटर से पहले इस्तेमाल होगा जो कि हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंडिंग होंगे। अबुआए, अबूक, अपलेर, ये तो चलो जनरल सी मिसालें हैं क्योंकि बी और पी ये तीनों जो हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हमेशा ए का इस्तेमाल होगा। लेकिन अब कुछ और मिसालें मैं आपको दूंगा। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट। यूरोपियन में अगर आप देखें तो ई से स्टार्ट हो रहा है, और ही ई जो है हमारे पास इसको हम वावल कहते हैं। यूनिवर्सिटी, ये भी वावल है, यानी यू से स्टार्ट हो रहा है। और अ 1 रुपी नोट, ये भी वावल से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया हुआ है। ए का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि अगर आप इसके साउंड को देखें, अ यूरोपियन, यूरोपियन, तो ये वाई की साउंड दे रहा है, वाई की। यो, यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, तो ये भी एक वाई की साउंड दे रहा है। अ वन, वन,
ये एक डब्ल्यू की साउंड दे रहा है। तो इसमें अगर आप देखें, ये यूरोपियन यू की साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी यू की साउंड दे रहा है, सॉरी वाई की साउंड दे रहा है, यूरोपियन वाई की साउंड दे रहा है, और 1 रुपी नोट डब्ल्यू की साउंड दे रहा है। और ये तीनों जो लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट है। वाई, वाई और डब्ल्यू, ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं। तीनों अल्फाज में जो साउंड आ रहे हैं वो कॉन्सोनेंट के साउंड आ रहे हैं। इसलिए हमने इससे पहले ए लगाया हुआ है, इंस्टेड ऑफ दिस कि ये जो लेटर्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर्स के बजाय वावल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस साउंड पे होता है। तो हमारा जिधर भी हम एन और ए में फैसला करेंगे वो साउंड पे, साउंड के बेस पे ही करेंगे। अगर वो साउंड वावल का साउंड है तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज, ए और एन हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर यानी एक वाहिद, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, यानी उन नाउन से पहले जिनको हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हों तो उनसे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अ बुक, एन अम्ब्रेला, अ बॉय, एन एप्पल, ये सारे जो हैं अम्ब्रेला गिनने के लायक हैं, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब बुक यानी एक बुक, दो बुक, तीन बुक, इनसे पहले हम कोई नंबर लगा सकते हैं। अब बॉय यानी एक सिंगुलर नाउन है और उससे पहले इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। तो इन सब से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ये सारी चीजें हैं जो हैं, इनसे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया, समझ लग गई आपको? अब इसके बाद हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हमने पढ़ लिया। इनडेफिनेट को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन सी चीज़ें होती हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल को हमने पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक चीज़ों को कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जनरली आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ऑरेंज की मिसाल से मैंने आपको समझाया कि ऑरेंजेस, अगर आपके पास बहुत सारे ऑरेंजेस पड़े हों और आप कोई भी ऑरेंज खाना चाहते हो तो ये एक जनरली आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए के लिए ए और एम का इस्तेमाल होगा, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और आप, अगर आप इस छः के ग्रुप में पहला पहला ऑरेंज खाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम दी का इस्तेमाल करेंगे। फिर ए और एम का इस्तेमाल हमने पढ़ा, एन का भी इस्तेमाल होगा और ए का भी इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको दो ही ट्रिक बताई है कि अगर वो साउंड, वर्ड जो है उसका स्टार्टिंग साउंड जो आ रहा है वो अगर आपके पास वावल साउंडिंग है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो उससे पहले डेफिनेटली ए का इस्तेमाल होगा। ये मैंने कुछ मिसालों से आपको समझाया था। एन एनिमी, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एम एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एम ये जो है लेटर्स को अगर आप देखें तो लेटर्स तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप साउंड को देखें तो इनकी साउंड जो है वो वावल की साउंड है, और वावल की साउंड से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉन्सोनेंट की बात की हमने कि कॉन्सोनेंट कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी बी से लेकर जी तक जितने भी लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा, वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। अगर ये कुछ वर्ड्स जो हैं, बॉय है, बुक है, प्लेयर है, ये इनकी जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो स्टार्टिंग, तो वो आपको बताती है कि इससे पहले आपने ए का इस्तेमाल करना है। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है और 1 रुपी नोट है। इनके स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं वो वावल लेटर्स हैं, लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इनसे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। अ, फिर एक और बात हमने पढ़ी कि ये सिर्फ हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले ही हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिससे पहले हम कोई नंबर नहीं लगा सकते, यानी हम जिनको शुमार नहीं कर सकते। अब हम ये नहीं कह सकते कि आज चाय में 2 चीनी डाल दो, बल्कि हम कहते हैं चाय में 2 चीनी, 2 चम्मच चीनी डाल दो। इसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि मैंने आज से 5 पानी पिया, बल्कि हम कहते हैं मैंने आज 5 गिलास पानी पिया। यानी उसके साथ कुछ किसी चीज की मदद लेके हम उसको काउंट करते हैं। एज अ डायरेक्ट हम उसके साथ कोई नंबर नहीं लगाते। 5 दूध, 5 पानी, 5 चीनी, 5 हनी, इस तरह के हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उनसे पहले हम कोई भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, अब हम डेफिनेट आर्टिकल की कुछ यूसेजेस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो छह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस जो मैंने नोट किए हैं, जहाँ से जिनसे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं कि इसका जो पहला इस्तेमाल है, इट इज़ यूज टू रेफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। यानी ये उन चीज़ों से पहले इस्तेमाल होता है जो कि जिनका पहले कहीं पे जिक्र आया हो। मिसाल के तौर पर, आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट। अगर आप यहाँ पे देखें कि पहले सेंटेंस में मैंने कहा है कि आई एट एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल से पहले एन का इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें, द एप्पल वाज स्वीट, यहाँ पे एप्पल से पहले दी का इस्तेमाल आया, यानी द का इस्तेमाल आया। तो दोनों जगह पे एक ही नाउन है एप्पल, लेकिन एक जगह पे एन का इस्तेमाल आया है, दूसरे सेंटेंस में द का इस्तेमाल आया। पहले एप्पल का जिक्र नहीं हुआ था, अब पहले सेंटेंस में एप्पल का जिक्र हो गया, इसलिए दूसरे सेंटेंस में हमने द का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल पढ़ लेते हैं कि ही हैज अ स्टूडेंट, उसके पास एक तालिब इल्म है, या ही हैज अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट वाज वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें कि पहले सेंटेंस में वो जो स्टूडेंट था वो नॉन नहीं था, और दूसरे सेंटेंस में वो स्टूडेंट जो है वो नॉन है, उसका पहले जिक्र हो चुका है। तो मैंने क्या कहा है पॉइंट में कि इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, यानी ये उन चीज़ों से पहले इस्तेमाल होता है जो कि ऑलरेडी मैंशनड हो। तो इससे यानी अगर कोई एमसीक्यूज इससे बन कर आ सकता है ना, कि पेयर्स में दिया हुआ हो कि एन और दी का इस्तेमाल होगा, या ए और दी का इस्तेमाल होगा, या दी और एन का इस्तेमाल होगा, तो आप उसको एमसीक्यूज के जरिए हल कर सकते हैं। ये एक कंसेप्ट आपने अपने ध्यान में रखना है पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि सेकंड यूसेज इसका ये है कि दी उन चीज़ों से पहले इस्तेमाल होता है जो कि पर्टिकुलर हो, कोई ख़ास हो, कोई ख़ास चीज़ हो, कोई ख़ास शख्स हो। यानी माई फादर एंजॉयड द बुक यू गेव हिम, माई फादर इंजॉयड द बुक। अब यहाँ पे आप बुक पे फोकस करें, द बुक, अब ये कोई आम किताब की बात नहीं हो रही, ये वो किताब है। यानी माई फादर इंजॉयड द बुक यू गेव हिम, मैंने मेरे वालिद ने वो किताब इंजॉय की जो आपने उसे दी थी, यानी एक खास किताब की बात हो रही है। दूसरी मिसाल को अगर आप देखें, लेट्स गो टू द पार्क, अब इस जुमले में अगर आप देखें तो ये कोई खास पार्क की बात हो रही है, यानी दो बंदों के दरमियान जिक्र हो रहा है, और वो एक ऐसे पार्क की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी नोन है। तो वो चीज़ें जो खास हो, ऑलरेडी नोन हो, उनसे पहले द का इस्तेमाल होता है। तीसरा यूसेज हम पढ़ते हैं इसमें, सिंगुलर नाउन जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी गाय जो है वो एक मुफीद जानवर है, इससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गाय की बात नहीं हो रही, बल्कि उस एक गाय के जरिए पूरी क्लास की बात हो रही है, तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह, द कैट लव्स द कंफर्ट, कैट लव्स द कंफर्ट, तो कैट से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक कैट की बात नहीं हो रही कि कैट को आराम पसंद है, बल्कि तमाम कैट्स, यानी एक कैट के जरिए तमाम कैट्स की फैमिली को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द कैट लव्स द कंफर्ट। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर नाउन जो कि पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ यूसेज ये है कि ये कुछ प्रॉपर नाउन जो कि फॉलोइंग कुछ प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। कौन से प्रॉपर नाउन है? ओशन सीज। अब कौन से ओशन सीज से पहले हम, यानी कुछ ओशंस हैं और कुछ सीज हैं जिससे पहले, या समंदर हैं, उनसे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी। इसी तरह कुछ रिवर से पहले द नाइल, द इंडस। डेजर्ट से पहले द सहारा। group of islands, the West Indies, mountain ranges, the Himalayas, holy books, the Quran, the Bible। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन्स हैं, इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, और इन पे भी बड़े एमसीक्यूज आते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं कि ओशंस, सीज, रिवर्स, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, इन सब से पहले जो मुकद्दस किताबें हैं उन सब से पहले द का इस्तेमाल होता है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज यूज टू रेफर टू द पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक।
ये उन लोगों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। यानी द सन, द मून, द ओशन, ये दुनिया में कोई एक ही चीज़ है। यानी सन एक है, मून एक है, ओशन समंदर कोई खास चीज़ है, तो इनसे पहले द का इस्तेमाल होता है। तो ये यूनिक है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिक है, जो दुनिया में एक है या कुछ है। समंदर कुछ है, पांच है, सात है, मून एक ही है, सन एक ही है हमारे अर्थ का। तो इनसे पहले द का इस्तेमाल होता है। सिक्स, जब कोई एडजेक्टिव हो और सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो, सुपरलेटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की, उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉलर, यानी बेस्ट फुटबॉलर यानी दुनिया में सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। तो इससे पहले यानी जो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, यानी जो फर्स्ट एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री होती है उसे हम कहते हैं गुड, दूसरी होती है बेटर, और फिर होती है बेस्ट। तो जो सबसे बेहतरीन यानी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मिसाल हम देख लेते हैं कि फ़हीम अशरफ इज द वर्स्ट क्रिकेटर आई हैव एवर सीन। तो इससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट यानी, तो इससे पहले यानी जो सुपरलेटिव डिग्री हो, चाहे वो बुरे की तरफ हो या अच्छे की तरफ हो, उससे पहले भी द का इस्तेमाल होता है। इमरान खान इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग लेजेंड पाकिस्तान हैव प्रोड्यूस्ड। तो ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ यूसेजेस थे, और मैंने सरसरी सरसरी आपको पढ़ाया है। इंशाल्लाह हम डिटेल में सारी ग्रामर सेक्शन को पढ़ेंगे, इसके अलावा साइंस को भी पढ़ेंगे, मैथ्स को भी पढ़ेंगे, और तमाम सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो ये एक डेमो लेक्चर था, ताकि आप जो बार बार मैसेजेस कर रहे थे, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स इनरोल थे, तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद हमारी रेगुलर क्लासेस का स्टार्ट होगा। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहे, और मैं आखिर में अपनी एकेडमी का कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों से करता चलूँ। अच्छा, ये एक हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम अपने क्लासेस को आगे लेकर चलेंगे, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी एकेडमी की कुछ इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे। तो बेसिकली हम वाहिद इदारा है जो कि 2021 से टीचिंग टेस्ट की तैयारी करवा रहा है। 2021 के बैच में हमारे 137 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ टीचिंग पोस्ट पर पूरे के में सर्व कर रहे हैं। और इस बार भी इंशाल्लाह हमारे बहुत से कैंडिडेट्स ने दोबारा इनरोल किया है। तो उनका ये हम पे ट्रस्ट है कि 2021 के बैच में भी उन्होंने हमसे पढ़ा, और वो दोबारा हम पे ट्रस्ट शो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक हमारे पास जितनी भी इनरोलमेंट हुई है, उसका 50 to 60% उन्हीं कैंडिडेट्स का है जो 2021 के बैच में भी हमारे पास इनरोल्ड थे। अच्छा, कोर्स कंटेंट्स आप लोगों ने देख लिया होगा ईटा की वेबसाइट पर के ऑफिशियल थोड़ा रिवाइज हुआ इस बार, उर्दू वगैरह को निकाल दिया गया है। बाकी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का मेजर पोर्शन है, तकरीबन 70% जो पोर्शन है वो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पर ही मुश्तमिल है। और इसी पोर्शन को अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, आप 70 में से 65 तक अपने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। कोर्स स्ट्रक्चर को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, हमने दो कैटेगरीज बनाई है। 70% जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। जितने भी कैडर्स हैं, जितने भी कैडर्स के कोर्स कंटेंट हैं, उसमें इंग्लिश, मैथ और साइंस ये 70%, 65 या 60% प्लस हैं। और अगर आप इन तीन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप का आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप ज़रूर इस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स को हमने मेमोराइजेशन सेक्शन में रखा हुआ है, यानी ये आपकी याद दहानी पर है। तो पहले जो तीन सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये हम डिटेल वे में पढ़ाएंगे। तमाम टॉपिक्स, जितने भी इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स हैं, तो ये हम सब जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं रहेगा जो हम नहीं पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह तमाम के तमाम टॉपिक्स हम डिटेल वे में कवर करेंगे। और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पेडागाजी, सोशल स्टडीज़ हैं, जोग्राफिया और हिस्ट्री वगैरह,
जो सोशल स्टडी में आ जाती है। इसके अलावा पाक स्टडी और इस्लामियात है, फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज है, ड्राइंग के एमसीक्यूज है। तो ये आपकी मेमोराइजेशन स्किल्स पे डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा इसको याद करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 70% ऑफ द टेस्ट जो है वो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, साइंस, इंग्लिश और मैथ। ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह अगर आपने हमारे गाइडलाइंस पर अमल किया, आप ने क्लासेस और मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेंड किए, तो इंशाल्लाह आप ये 70% अच्छी तरह से अटेंड कर लेंगे। इसमें आप अच्छी तरह स्कोर करेंगे। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं, इसके रेलेवेंट मटेरियल हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और इनको आपकी मेमोराइजेशन के लिए आपको एक दिन देंगे, एक डे देंगे, और ये पूरा प्लान मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इन चीज़ों को याद करना है। हमारा वीकली प्लान कुछ इस तरह से होगा कि मंडे से थर्सडे तक हमारी रेगुलर कंसेप्चुअल क्लासेस होंगी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की। इसके बाद 4 दिन क्लासेस लेने के बाद फ्राइडे जो है वो ऑफ होगा हमारी तरफ से। लेकिन आपका ऑफ नहीं होगा, आपके लिए एक सेल्फ रिवीजन डे होगा। यानी आपने मंडे से थर्सडे तक जितना भी मैथ, साइंस और इंग्लिश का जितना भी पोर्शन पढ़ा होगा और हमने आपको पढ़ाया होगा, तो वो आप लोगों ने रिवाइज करना होगा। इसका कोई फायदा नहीं कि अगर आप मंडे से थर्सडे तक आपको पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, और आप खुद उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आपके लिए फ्राइडे का दिन जो है वो आपकी रिवीजन का डे होगा। सैटरडे का जो दिन होगा वो मॉक एग्जाम का दिन होगा। यानी जितना भी मंडे टू थर्सडे आपने पढ़ा होगा उसकी बेस पर हम टेस्ट बनाएंगे। और वो फ्राइडे की रिवीजन के बाद आप वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आप वो टेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस से बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा, और बहुत कुछ आपको गलतियां को भी पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, किस चीज़ में आपको मजीद मेहनत की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको कम मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको अपना एक डेली या वीकली रिपोर्ट आपको साथ साथ मिलती जाएगी। अच्छा, इसके बाद संडे का जो दिन है वो मेमोराइजेशन डे के नाम से हमने रखा हुआ है। यानी बाकी जितना 30% ऑफ द सब्जेक्ट है, पेडागोजी, पाक स्टडी, इस्लामियात, तो वो इस दिन संडे के दिन आपने, मतलब पहले 2 घंटे अगर आप पेडागोजी को देते हैं, फिर कुछ रेस्ट करने के बाद आप पाक स्टडी और इस्लामियात को दे दें, फिर कुछ रेस्ट करने के बाद जोग्राफी और हिस्ट्री, ये आप अपने शेड्यूल के मुताबिक खुद कर लिया करें। तो हम आपको ये रेलेवेंट मटेरियल देंगे। ये वीकली प्लान होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। और इंशाल्लाह 2 दिन बाद, 2 दिन तक हमारी डेमो क्लासेस जारी रहेंगी। और जो रेगुलर क्लासेस होंगी ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने आर्टिकल्स पढ़ाए हैं। इंशाल्लाह कल नहीं परसों एक और क्लास में अटेंड करूंगा इंग्लिश ग्रामर पर। वो भी एक डेमो क्लास होगी। तो इस वीक तक इंशाल्लाह हमारी इनरोलमेंट का हम क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट जो मंडे आएगा, उसमें हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट मंडे से लेकर थर्सडे तक 4 दिन हम अपनी रेगुलर क्लासेस लेंगे। उसके अगले दिन आप लोगों ने ऑफ लेकर सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन करनी है। और सैटरडे को हम आपके टेस्ट लेंगे। इसी तरह संडे को आपने मेमोराइजेशन करनी है, यानी जो सब्जेक्ट हमने मेमोराइजेशन कैटेगरी में रखे हुए हैं उसको आपने तैयार करना है। अच्छा, हमारा मोड ऑफ लेक्चर्स क्या होंगे, मीडियम क्या होगा। तो हम अपने जो क्लासेस हैं वो गूगल क्लासरूम के ज़रिए डिलीवर करेंगे। गूगल क्लासरूम क्यों हमने चूज़ किया, लास्ट टाइम भी हमने गूगल क्लासरूम चूज़ किया था, क्योंकि इसमें लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तरह से हो जाती है। एक ऑर्गेनाइज वे में आप अपने लेक्चर्स को रख सकते हैं। हर एक के पास अपनी एक्सेस होती है। नोट्स वगैरह आप वहाँ पे रख सकते हैं, कमेंट्स वगैरह आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसका सारा तरीकाकार सरफरान आपको समझाएंगे। एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल भी बना देंगे सर, और वो भी आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी जितनी भी तरीकाकार है गूगल क्लासरूम का, तो आप सरफरान को मैसेज कर दें, इंशाल्लाह बारी बारी उनको जैसे ही टाइम मिलता जाएगा वो आपको गाइड करते जाएंगे। और बाकी बुक्स की, जहाँ तक बुक्स की बात है, तो वो जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आपको किन बुक्स की ज़रूरत होगी। तो मैं जैसे इंग्लिश का जो बाकायदा रेगुलर कोर्स स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपको बुक्स की ज़रूरत है या आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरह सरफरान भी आपको जब साइंस और मैथ्स पढ़ाएंगे तो वो उसी दौरान वो जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उनसे पहले आपको बता देंगे कि आपको बुक्स कौन सी अपने पास रखनी है कौन सी नहीं रखनी। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे से बाकायदा आपकी तमाम क्लासेस स्टार्ट होंगी और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं ली। इंशाल्लाह टेस्ट से पहले आपके तमाम कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, किस किस को हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? सबसे पहले तो उन जॉब होल्डर्स को जिनके पास टाइम की कमी है, वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, तो उनको लाजमी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम तमाम कोर्सेज अच्छी तैयारी के साथ आपके सामने रखते हैं और आपको मेहनत करने के बजाय हम आपकी मेहनत का जो बर्डन है वो आपको कम कर देंगे। और एक मिनिमल फ़ी हमने रखी हुई है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये एक महंगा कोर्स है आपके लिए, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में वीक होते हैं, या कुछ इंग्लिश ग्रामर और साइंस में स्ट्रांग होते हैं। जैसे अक्सर फीमेल जो है वो इंग्लिश और साइंस तो अच्छा कर पाती हैं, लेकिन मैथ्स में वो बहुत वीक हैं। तो इंशाल्लाह मैथ्स सरफरान ने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तमाम टॉपिक्स को कलेक्ट किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत रिपीटेडली टेस्ट में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो तमाम टॉपिक्स सर आपको कवर कराएंगे। तमाम स्ट्रेटजीज मैथ्स के जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह जाए तो इसका मतलब ये है कि आप रेस से आउट हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि आप उस वीक सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट पर मेहनत करते रहें और वीक सब्जेक्ट आपको आपकी मेरिट पोजीशन को ख़राब कर दें। तो आपको भी ज़रूर लाजमी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। इसी तरह कुछ आउट ऑफ टच लोग होते हैं जो मतलब 3 4 4 साल से बिल्कुल किताबों से दूर होते हैं, तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अचानक से टेस्ट सर पे आ जाएं और वो तैयारी शुरू कर दें और वो सेल्फ स्टडी से कर लेंगे। नहीं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो अगर वो भी चाहें तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ सेल्फ स्टडी में होते हैं लेकिन उनका थोड़ा शेड्यूल स्कैटर्ड होता है। कोई सेल्फ स्टडी के दौरान साइंस को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा होता है, कोई इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा होता है, मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके इग्नोर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक हम सेट टाइम लाइंस के साथ वीकली डायरेक्शन टेस्ट डायरेक्शन होती है हमारी, एक टाइमलाइंस होते हैं हमारे। तो उस टाइमलाइन में जब एक इंसान चल रहा होता है, एक इन्वायरमेंट में इंसान चल रहा होता है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, आपके हर वीक में टेस्ट हो रहे होते हैं। तो इस माहौल में अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपकी जो स्टडी है एक उसको एक और शाइन मिल जाएगी अगर आप इस प्रोसेस में इनरोल करते हैं। हमने बहुत अफोर्डेबल फीस रखी है, सिर्फ आर एस ₹3000 है पूरे कोर्स की जितनी भी फीस है, चाहे वो मॉक एग्ज़ाम हमारे हों, चाहे उसमें साइंस मैथ इंग्लिश है। मतलब हमारी कोई मंथली फीस नहीं है, बल्कि चाहे टेस्ट 1 महीने बाद हो 2 महीने बाद हो, हमारी फीस 3000 ही रहेगी। और इंशाल्लाह इसी फीस में हम तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करें, चाहे मॉक एग्ज़ाम हो चाहे नोट्स हो, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे।